भारती चौधरी, भारती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो हमारा YouTube चैनल है उस पर मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज हम समाजीकरण सोशलाइजेशन का भाग 3 जब पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपसे आग्रह करती हूँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मैं आपको सरल भाषा में समझाऊँ इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। हम बात कर रहे थे DL.Ed प्रथम वर्ष की बच्चे और बचपन। बात कर रहे थे प्रकरण की समाजीकरण। समाजीकरण में अभी तक हमने पढ़ा था समाजीकरण का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और उसको प्रभावित करने वाली संस्थाएं कौन सी हैं, और समाजीकरण एक कैसा प्रोसेस है और ये प्रक्रिया कैसे होती है और व्यक्ति को सामाजिक कैसे बनाती है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, एक शिक्षक का क्या कार्य होता है। आप देखेंगे, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ले चलूं उससे पहले मैं आपको एक बात सरल शब्दों में बताना चाहती हूं कि शिक्षक स्कूल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, निभाता है। एक शिक्षक जिस तरह से पहनता है, जिस तरह से बोलता है, जिस तरह से खाता है, उसकी वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ स्पीकिंग है, वे ऑफ लिविंग है, आप देखेंगे बच्चा उसका अनुकरण करता है। क्योंकि भारतीय समाज में शिक्षक को भगवान के समान, भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। तो आप देखेंगे कि शिक्षक समाजीकरण में क्या भूमिका निभाता है, कैसे एक बालक को वो सामाजिक बनाता है और समाज का उपयोगी सदस्य बनाता है। तो चलिए पहले व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका, यह एक शिक्षक का क्या कार्य होता है। सबसे पहले हमने बात की कि समाज के हर एक समाज हो, कोई सा भी समाज हो, कैसा भी समाज हो, सभ्य समाज हो, आदिम समाज हो, असभ्य समाज हो, शिक्षित समाज हो, सुसभ्य समाज हो, कैसा भी समाज हो, हर एक समाज का अपना एक दृष्टिकोण होता है, परंपरा होती है, विश्वास होते हैं, मान्यताएं होती है। और आप यहाँ पर देखेंगे मैंने लिखा भी है कि हर एक समाज का, जिस भी समाज में हम रहते हैं, जिस भी जाति के हैं, धर्म के हैं, वर्ग के हैं, नस्ल के हैं, जहाँ भी एक समाज जरूर होगा, तो जब समाज होगा तो उस समाज के अपने विश्वास होंगे, दृष्टिकोण होंगी, मान्यताएं होंगी, कुशलताएं होंगी और उसमें उनका निर्वाह करने वाली परंपराएं भी होंगी। तो अब देखेंगे शिक्षक क्या करेगा इस समाज से। तो यहाँ हमने लिखा है कि ये क्या है जो हमने अभी बात की है, मान्यताओं की, दृष्टिकोण की, परंपराओं की, रीति रिवाज की, कुशलताओं की, ये सब क्या है, इन सब से मिलकर हमारी समाज की संस्कृति बनती है। तो हम बात कर रहे हैं संस्कृति की कि शिक्षक क्या कार्य करता है। तो हमने कहा शिक्षक जो है इसी संस्कृति को, इन्हीं परंपराओं को, जो स्वस्थ परंपराएं हैं उनको, जो अच्छे रीति रिवाज हैं उनको, जो अच्छी कुशलताएं हैं उनको, जो अच्छी परंपराएं हैं उनको, वो जो संस्कृति, कुल मिलाकर जो संस्कृति हुई, संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर हस्तांतरित करता है। और यही शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। एक शिक्षक के सामने बहुत बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं, है ना, असंख्य, या आप गिन सकते हैं उतने स्टूडेंट बैठे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। तो का शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ कार्य है उस समाज में जहाँ वो रह रहा है, उस समाज में जहाँ वो जीविका उपार्जन कर रहा है, तो उस समाज की जो संस्कृति है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, जिससे वो संस्कृति नष्ट नहीं हो और जो रूढ़ियाँ हैं वो समाप्त हो जाएं और जो स्वस्थ परंपराएं हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो आगे बढ़ती जाएं। अब हम बात करेंगे शिक्षक के दूसरे कार्य की, बालक के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास। आप देखेंगे परिवार के बाद बालक जिसके भी ज़्यादा संपर्क में आता है वो होता है विद्यालय, और विद्यालय में भी सबसे ज़्यादा जिसके संपर्क में आता है, जिसके व्यवहार का, जिसके चरित्र का, जिसके व्यक्तित्व का वो अनुसरण करता है, वो होता है शिक्षक। तो अब आप देखेंगे कि वही शिक्षक बालक के चरित्र का और उसके व्यक्तित्व का
विकास करता है। मतलब विकास अति महत्वपूर्ण कार्य है ये, क्योंकि आपने सुना है कि मनी इज लॉस्ट तो नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट तो एवरीथिंग इज लॉस्ट, एंड करेक्टर इज लॉस्ट तो आप समझते हैं कि व्यक्ति क्या हो गया, बिना चरित्र के व्यक्ति मरे हुए के समान है, पशु के समान है। तो आप देखेंगे यहाँ पर करेक्टर का होना बहुत जरूरी है, अच्छे चरित्र का होना, अच्छे संस्कारों का होना, नैतिक मापदंडों का पालन करना, समाज स्वीकृत परंपराओं का पालन करना, अपने मूल्यों को बनाए रखना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस तरह से जो व्यक्तित्व का विकास करता है वो एक शिक्षक ही होता है। तो आप देखेंगे समाजीकरण में शिक्षक का कितना महत्वपूर्ण कार्य है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सामाजिक व्यवहार के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। हम बात कर रहे हैं शिक्षक के कार्य की कि सामाजिकरण में शिक्षक क्या कार्य करता है। आप देखेंगे, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले अपने कथन के माध्यम से आपको बताया कि शिक्षक का अनुकरण सब करते हैं, शिक्षक को आदर्श माना जाता है। गुरुर ब्रह्म, गुरुर विष्णु, ब्रह्म गुरुर महेश, गुरुर, आप देखेंगे गुरु को सबसे ऊंचा दर्जा मिला है। और आपने कबीर का दोहा भी पढ़ा होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। मतलब गुरु की कितनी महत्ता है। प्राचीन जमाने में भारतीय समाज की यदि हम बात करते हैं, जब गुरु राजा के दरबार में प्रवेश करता है तो आप देखेंगे जो सम्राट है, जो राजा है, वो स्वयं अपने सिंहासन से उठकर गुरु के चरण स्पर्श करता है। वो राजकुमार जो राजमहलों में रहते हुए बड़े शाही ठाट से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, लेकिन जब वो गुरुकुल जाते हैं तो बहुत साधारण, क्यों? क्योंकि राजा को विश्वास होता है कि जिस गुरुकुल में मैं भेज रहा हूँ, जिस गुरु के पास मैं भेज रहा हूँ, वो उसे एक आदर्श व्यक्तित्व निकाल कर भेजेगा। इस तरह की मान्यता रखकर तो आप ये देखेंगे कि हमारा जो समाज है वो पारंपरिक समाज है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत उन्नति की है। तो जब भारत को गुरु का दर्जा मिला था तो वो इसी कारण मिला था यहाँ पर कि हमारी परंपराएं बहुत स्वस्थ हैं और हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि शिक्षक आदर्श प्रस्तुत करता है। शिक्षक चाहता है उसके बच्चे बहुत अच्छे बने, समाज के उपयोगी सदस्य बने, कुशल नागरिक बने, अच्छे पोस्ट पर जाएं, अच्छा नाम रोशन करें, अपने घर का भी नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। वो जी जान लगा देता है बच्चों को संवारने में। जैसे कुम्हार होता है तो कुम्हार उस घड़े पर चोट दे देकर उसकी कमियों को दूर कर एक अच्छे आकार में बना देता है। आप देखेंगे, अगर आप भी पीने के पानी के लिए यदि घड़ा लेने कहीं बाजार में जाएंगे और यदि आपको लगता है वो घड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो निश्चित तौर पे आप उसे नहीं खरीदेंगे। बस वही वाला काम भारतीय समाज में शिक्षक करता है। समाजीकरण में देखिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। उस बालक में जितने भी कमी हैं, जितनी भी अवगुण हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उनको वो बाहर निकाल देता है और एक अच्छे स्वस्थ, निखरे हुए, प्रतिभाशाली, आकर्षक व्यक्तित्व का विकास वो अपने बालक में करता है। वो चाहता है कि उसके शिक्षा जो छात्र है, उसका छात्र, वो उस छात्र के नाम से पुकारा जाए कि मैं इसका शिक्षक हूँ। तो बड़ा गौरवान्वित शिक्षक अपने आप को महसूस करता है। तो मैंने आपको इतने सारे उदाहरण दिए, तो ये सब मैंने उदाहरण इसलिए दिए क्योंकि सामाजिकरण में जो शिक्षक है वो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं सरल शब्दों में कि वो क्या कहता है, शिक्षक क्या कहना चाहता है समाजीकरण में। तो हमने कहा समाजीकरण क्या है, एक प्रोसेस है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो आप देखेंगे प्राणी शास्त्रीय या जीव विज्ञान के अनुसार वो एक प्राणी शरीर होता है, प्राणी व्यक्तित्व होता है, ना तो वो समाज विरोधी होता है और ना ही वो समाज के लिए उपयुक्त होता है। मतलब दोनों ही गुण नहीं होते, ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है। धीरे धीरे सामाजिकरण की प्रक्रिया समाज में शुरू होती है। एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, जो हमारा पशुवत व्यवहार है, वो धीरे धीरे परिष्कृत होने लगता है और हम अपने आप को सभ्य बनाने लगते हैं।
यदि जीवित शिशु को, एक छोटे से बालक को जो अभी अभी जिसने दुनिया में जन्म लिया है, यदि उसे मानव के समाज से अलग हटकर जीव जंतुओं या जंगल में छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे बहुत मुश्किल होगा उसका समाजीकरण करना, क्योंकि वो उसी समाज के अनुसार ही अनुकरण करेगा। अब देखेंगे शिक्षक के लिए कहता है कि जो शिक्षक है, शिक्षक जो है वो माता पिता, उसके साथ माता पिता हैं, माता पिता का भी जो चरित्र होता है वो बालक पर प्रभाव डालता है। और एक शिक्षक अपने बालक के चरित्र को तो अच्छा करता ही है, जो उसके माता पिता हैं उनके भी व्यवहार को वो अच्छा करता है और समय समय पर उनको भी अच्छा व्यवहार करने के लिए, उन्नतिशील मार्ग पर जाने के लिए, संयम रखने के लिए, व्यवहार कुशल होने के लिए समय समय पर राय देता है। फिर आप देखेंगे एक शिक्षक माता पिता से दूर जाकर जब एक शिक्षक के पास में बच्चा आता है तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो ही करता है जिससे उसमें नैतिकता के गुणों का पालन हो या नैतिकता की भावना का विकास हो। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर कहा है कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, एक शिक्षक समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उन्होंने बताया है कि चाहे खेल का मैदान हो, चाहे कक्ष हो, चाहे सैद्धांतिक कक्षा हो या सांस्कृतिक गतिविधियां हो, चाहे कुछ भी स्कूल में कोई भी काम हो, चाहे सांस्कृतिक गतिविधियां हो, चाहे कक्ष हो, सैद्धांतिक हो, व्यवहारिक हो, चाहे कुछ भी हो, आप देखेंगे शिक्षक से जब भी आप बात करेंगे वो आपको परिष्कृत करने का ही कार्य करेगा, क्योंकि समाज के सामने शिक्षक एक आदर्श है। वो मान के चलता है हमारा समाज कि शिक्षक कभी कोई गलती नहीं करेगा, वो एक समाज को नई दिशा देगा, नया मोड़ देगा। इसलिए शिक्षक स्वयं भी अपने व्यवहार को संयमित रखता है, अच्छा रखता है और बालक उसका अनुकरण करते हैं तो वो भी उस आदर्श को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे उनके जो ढंग हैं, बालक शिक्षक के ढंग का, उसके कार्यों का, उसकी आदतों का, उसकी नीतियों का, उसकी रीतियों का, सबका हमेशा क्या करता है, अनुसरण करता है। शिक्षक से सदैव आप देखेंगे हम चाहे कितने भी पुराने विद्यार्थी हो जाएं, हमारा किसी शिक्षक से सदैव लगाव रहता है और हम हमेशा ही अपने शिक्षकों के संपर्क में रहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है, ऐसा माना जाता है कि शिक्षक से संपर्क सत्य संगति के समान ही होता है। तो इन सब बातों से ये हमारा जो बिंदु था कि शिक्षक समाजीकरण में क्या भूमिका अदा करता है वो स्पष्ट हो जाता है। अब चलते हैं हम अगले बिंदु पर। अगला बिंदु है हमारा समाजीकरण की व्यक्तित्व के विकास में भूमिका, कि जो समाजीकरण है, सोशलाइजेशन जो है, वो व्यक्ति के जो पर्सनैलिटी है उसके विकास में क्या भूमिका अदा करता है। तो पहले व्हाइट बोर्ड से समझे आप। देखिए, सबसे पहले हमने एक लाइन कही थी, समाजीकरण क्या है, एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, एक निरंतर चलने वाली क्रिया है जिससे हम मंचते हुए चले जाते हैं, परिष्कृत होते हुए चले जाते हैं, हमारा व्यवहार सुधरता हुआ चला जाता है, व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, हमें अच्छे बुरे की समझ हो जाती है, हम उचित अनुचित का अंतर कर सकते हैं, हम अच्छे बुरे को समझ सकते हैं, हम झूठ और सच को समझ सकते हैं। तो ये सब समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत ही होता है। देखेंगे व्यक्तित्व का विकास, इस प्रक्रिया का ही परिणाम है। कौन सी प्रक्रिया का? सामाजिकरण की प्रक्रिया का। तो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसी से व्यक्तित्व निखर कर आता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्तित्व बनता है। तो हम कहते हैं व्यक्तित्व जो है वो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसी का परिणाम है। फिर देखेंगे व्यक्तित्व का विकास किस पर निर्भर करता है? आत्म के विकास पर, सेल्फ के विकास पर निर्भर करता है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि व्यक्तित्व का विकास आत्म के विकास पर ही निर्भर करता है। आप सबसे पहले किसका विकास करना है? आत्म का विकास करना है, सेल्फ का विकास करना है। फिर अब सेल्फ का विकास कैसे होगा? गूंगे बहरे रहेंगे, चुपचाप से कमरे में बैठे रहेंगे, दरवाजे बंद कर लेंगे, पूरे दिन गाने सुनते रहेंगे या टीवी देखते रहेंगे, ऐसे तो समाजीकरण का विकास नहीं होगा। देखिए कैसे होता है। इन्होंने कहा है आत्म की उत्पत्ति सामाजिक अंतःक्रिया से होती है। कह रहा है कि अगर आपको अपने सेल्फ को डेवलप करना है, उसका विकास करना है, तो उसकी सबसे बड़ी शर्त है इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन भी कैसे? सोशल, मतलब सामाजिक इंटरेक्शन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप समूह में जाएं, आप समुदाय में जाएं, आप
पास पड़ोस के कार्यक्रम में जाएं, आप समाज के कार्यक्रम में जाएं। तो कह रहा है कि इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, वो भी सामाजिक। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंत्यक्रिया। चलिए अब इस बात को, ये जो हमारा बिंदु था कि सामाजिकरण में व्यक्तित्व के विकास में क्या भूमिका होती है, इसको मैं सरल शब्दों में बताती हूँ। देखिए लिखा हुआ है समाजीकरण की जो भूमिका है वो व्यक्तित्व के विकास में अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। समाजीकरण जो एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत आप देखेंगे धीरे धीरे व्यक्ति मंचता है मतलब उससे अवगुण, उसकी जो मूल प्रवृत्तियां है वो परिष्कृत होती हैं और धीरे धीरे ये जो प्रक्रिया है वो व्यक्ति को परिष्कृत कर देती है, सुधार देती है, अच्छा बना देती है, कुशल बना देती है। उन्हें अपने व्यक्तित्व का, आप देखेंगे समाज हमेशा व्यक्ति को अपना अभिन्न अंग मानता है, क्योंकि जो भी जीवित प्राणी है, सोशल एनिमल जिस मनुष्य को कहा जाता है, वो समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता। आपने अरस्तु की एक परिभाषा भी पढ़ी होगी, जो उन्होंने कहा था यदि किसी को यदि समाज की आवश्यकता नहीं है और वो समाज के बिना जिंदा रह जाता है, या तो फिर वो पशु है या फिर वो देवता है। तो आप ये देखेंगे व्यक्ति के लिए समाज बहुत बहुत आवश्यक है। अब वो ये कह रहा है कि व्यक्तित्व का विकास आत्म के विकास पर आधारित होता है और आत्म का विकास सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित होता है, और सामाजिक अंतःक्रिया का अवसर यदि व्यक्ति को नहीं मिलता तो आप देखेंगे उसके आत्म का विकास नहीं हो पाता। आत्म का विकास कई प्रकार से होता है, कार्य कारण से संबंधित होता है, कई प्रकार से होता है। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। आत्म की जो उत्पत्ति होती है वो सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करती है। फिर इन्होंने यहाँ पर बताया है कि अहम जो हमारे अंदर होता है, इड जो हमारे अंदर होता है, पशुवत व्यवहार जो हमारे अंदर होता है, उसको समझौतावादी बनाना, देवीय व्यक्तित्व बनाना या मनुष्यत्व व्यक्तित्व बनाना, ये वाला कार्य भी उस अहम को दबाना, उससे समझौता करना, उसको यथार्थ से परिचित कराना, ये वाले काम भी समाज में ही होते हैं। उससे भी अहम को जब हम दबाते हैं, थोड़ा जो हमारे अंदर स्वार्थ होता है मानव होने के कारण, उसको जब हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं या दबा देते हैं, लोक कल्याण की जब हम बात करते हैं, समाज कल्याण की जब हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे जैसे ये सोच हमारे अंदर विकसित होती है, आप समझ लीजिए कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो आपकी चल रही है, वो पूरी हो रही है, धीरे धीरे आप पूर्णता पे जा रहे हैं। अतः ये सारी जो क्रियाएं होती हैं, अंत्यक्रियाएं, वो समाजीकरण की ही प्रक्रिया होती हैं। फिर आप देखेंगे इन्होंने आगे भी बताया है कि व्यक्तित्व का विकास समाजीकरण पर ही आधारित होता है। बहुत सारे प्रयोग हैं। इन्होंने एक प्रयोग बताया है कि एक बालक है जिसको एक भूख लगती है, और भूख लगती है तो माँ के स्तनों से क्या हो जाता है, चिपट जाता है और माँ के स्तनों को चूसने लगता है। आप देखेंगे जब उसका पेट भर जाता है, मतलब उसने दूध की तृप्ति कर ली है, उस बालक का पेट भर गया है, उसके बाद भी वो अपनी माँ के स्तनों को नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? वो स्नेह के कारण नहीं छोड़ता। अब आप देखेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया, एक निश्चित समय है, एक निश्चित कार्यकाल है जब वो अपने माँ के दूध का सेवन करके अपना शारीरिक विकास करेगा, मानसिक विकास करेगा, लेकिन एक समय आएगा जब उसे दूसरे आहारों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। तो यदि माँ डांट फटकार कर, उसका तिरस्कार कर कर यदि उससे दूध छुड़वाती है, स्तनपान छुड़वाती है, तो आप देखेंगे उस बच्चे में ऐसी परिस्थितियों को लेकर नकारात्मक भावना बन जाती है, हीन भावना बन जाती है, उसमें कटुता आ जाती है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो आप देखेंगे हमारे भारतीय समाज में इस जो फीडिंग की जो प्रक्रिया है एक निश्चित समय तक कराई जाती है, उसके बाद छुड़ाने के लिए भी भिन्न भिन्न रोचक क्या होते हैं, कार्य किए जाते हैं, तरीके अपनाए जाते हैं, जिससे कि वो कार्य भी हो जाए और उस व्यक्ति से स्नेह भी बना रहे और साथ में कोई भी कटुता या हीनता की भावना घर नहीं करे। अब आप देखेंगे बच्चा यदि भूख से रोता है तो माँ स्तनपान नहीं करवा रही है, समाजीकरण हो गया है। अब दूसरे जो आहार हैं जो उसका पेट भर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं, उसको धीरे धीरे उनकी आदत डलवाई जा रही है। तो ये हम बात कर रहे थे यहाँ पर समाजीकरण की व्यक्तित्व के विकास में भूमिका की। अब हम आगे बात करेंगे जेंडर की समझ और जेंडर आधारित समाजीकरण। अब देखिए एकदम शब्द नया है
क्या शब्द है? जेंडर। क्या होता है जेंडर? यदि आप डिक्शनरी से देखेंगे तो उसमें लिखा होगा लिंग होता है। भाई हमने तो आज तक दो ही लिंग पढ़े हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो फिर ये क्या होता है? जेंडर क्या है? ये एक सामाजिक लिंग है। क्या है? मतलब आप देखेंगे जब हम प्राणी विज्ञान पर जाते हैं, जब हम मतलब शरीर की शारीरिक रचनाओं पर जब जाते हैं, तो जिसमें स्त्री सुलभ विशेषताएं होती हैं तो उसको हम स्त्रीलिंग कह देते हैं। जिसमें पुरुष की विशेषताएं होती है तो हम उसे पुल्लिंग कह देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये क्या है? जेंडर। तो अब आप देखिए धीरे धीरे समाज में, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि सन 1950 में एक शब्द निकल के आया था। देखो जेंडर, जेंडर मतलब होता है लिंग। तो अब लिंग का मतलब ये नहीं है कि वो स्त्री या पुरुष है। अब इसका हम थोड़ा सा व्यापक दृष्टिकोण लेकर चलेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं सन 1950 की। सन 1950 में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आप देखेंगे कुछ विद्वानों ने इस जेंडर शब्द का प्रयोग किया था। बताइए कितनी पुरानी बात हो गई, 50 साल पुरानी बात हो गई और हम आज पढ़ रहे हैं इसे। जेंडर शब्द का प्रयोग किया था। अब जेंडर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो जेंडर है वो जीव विज्ञान और समाज शास्त्र पर आधारित है। इसका मतलब ये एक सामाजिक लिंग है। यदि हम बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि स्त्री में स्त्रीत्व का गुण और पुरुष में पुरुषत्व का गुण होना चाहिए, लेकिन जो इनसे भिन्न विशेषताएं रखता है उसको हमने यहाँ पर थर्ड जेंडर का नाम दिया है। अब आप देखेंगे कि जेंडर क्या है? जिसे समाज डिसाइड करता है उसे हमने कहा है जेंडर। समाज डिसाइड करेगा। एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उनका मैं आपको उदाहरण देती हूँ। वो कहते हैं उन्होंने मर्यादा मतलब जैसे श्री राम भगवान थे, ऐसे ऐसे उन्होंने क्या करा, मर्दों के अनुसार कार्य किए। मर्दों के अनुसार नहीं, मर्दों के कार्य किए उन्होंने। हमने एक कविता पढ़ी है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदोले हर बोलो के मोह हमने सुनी कहानी थी। मतलब वो जो झांसी की रानी थी वो एक राजा की तरह, एक बादशाह की तरह, एक सम्राट की तरह लड़ी थी और उसमें पुरुषोचित गुण थे। अब देखिए कितनी अच्छी बात है। एक स्त्री में यदि पुरुषोचित गुण होते हैं तो उसका साहित्य, उसका समाज, उसका परिवार, उसके शिक्षक, उसका आसपास का जो वातावरण है वो उसकी क्या करता है? प्रशंसा करता है। और यदि ये स्त्री उचित गुण पुरुषों में पाए जाते हैं, वो स्त्रियों की तरह मुस्कुराए, स्त्रियों की तरह शर्माए, स्त्रियों की तरह चले, स्त्रियों की तरह उसमें कोमलता हो, तो वो थोड़ा हमारे समाज में हास्य के पात्र बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इसी संदर्भ में जेंडर की बात कर रहे हैं कि समाज पर आधारित जो दृष्टिकोण होता है, एक व्यक्ति का विचार जो है, उसकी जो कल्पनाएं हैं, उसकी जो सोच है, उसकी जो आदतें हैं, वो उसका जेंडर निर्धारित करती हैं। तो ये हम बात कर रहे थे अभी आपके सामने जेंडर की समझ और जेंडर पर आधारित समाजीकरण की। इस बात को हम सरल शब्दों में भी बताएंगे कि जेंडर क्या होता है और जेंडर पर आधारित समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यदि हम बात करें तो भाषा विज्ञान में हिंदी भाषा की प्रकृति प्रदत्त में ही दो ही लिंगों को स्थान दिया गया है। मतलब प्रगति प्रदत्त हिंदी साहित्य की बात करें, हिंदी भाषा की बात करें तो उसमें दो ही लिंग माने गए हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर व्याकरण के विद्वानों के संदर्भ में बात करें तो इन्होंने इन्हीं दोनों लिंगों के आधार पर, मतलब ध्वनि के आधार पर, ध्वनि के अनुसार सजीव और निर्जीव दो वस्तुओं को स्थान दिया है या दो वस्तुओं का लिंग निर्धारण करते हैं। और प्रकृति की जो वस्तुओं को भी जो होती हैं वस्तुएं, उसका भी लिंग निर्धारण किया है। संस्कृत में भी कुछ विशिष्ट वस्तुओं के लिए लिंग निर्धारण पर आधारित कथन कहे गए हैं। फिर देखेंगे, हम कह रहे हैं कि संस्कृत में जो कुछ विशिष्ट वस्तुएं होती है उसका निर्धारण करते हुए पुल्लिंग स्त्रीलिंग के साथ नपुंसकलिंग को भी स्वीकार किया गया है। भाई हिंदी अगर भाषा की बात करें तो दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यदि संस्कृत की बात करते हैं तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और साथ में हमने क्या जोड़ दिया? नपुंसकलिंग भी जोड़ दिया। समाजशास्त्र की दृष्टि से इसे पुल्लिंग की संज्ञा
दी जाती है। फिर हमने बात की थी कि यदि हम सन 1950 में जाएं और अमेरिका की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की यदि हम बात करें, तो कुछ विद्वानों ने जेंडर शब्द का प्रयोग किया था। अब यहाँ पर उनकी मान्यता है कि जीव पर आधारित जो जेंडर है वो जीव विज्ञान पर आधारित पुल्लिंग और फेमेनाइन अर्थात स्त्रीलिंग है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो जेंडर है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही है। समाज में व्यक्ति की जो स्थिति होती है, उसकी कार्य दक्षता होती है, कल्पना होती है, उसके विचार होते हैं, उसकी जो आदत होती है, उसी पर ये आधारित होता है। बढ़ते हुए वैज्ञानिक विकास तथा सभी क्षेत्रों में उच्च स्तरीय विकास को देखते हुए जो भी हमारी प्रक्रिया है वो प्राकृतिक लिंगों की जो कार्य प्रणाली है उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। एक नारी पुरुषोचित कार्य करती है और उसके विचार और उसकी कल्पना भी उसी के अनुरूप होते हैं। और सामाजिक दृष्टि और पुरुषोचित आप एक देखेंगे, अगर पुरुष है वो स्त्रियों से संबंधित कोई कार्य करता है तो उसके विचार और आदत उसी प्रकार के होते हैं। सामाजिक दृष्टि से जेंडर की संज्ञा इसी कारण इन विचार, आदतों, कल्पनाओं, सोच इसी के कारण उनको दी जाती है और इसी के आधार पर उनका समाजीकरण किया जाता है। आप यहाँ पर हमने बात की थी आपके जेंडर की समझ की और जेंडर आधारित समाजीकरण की। अब हम बात करेंगे अगले बिंदु की, विकास कार्यों में जेंडर की क्या भूमिका होती है या क्या कंसेप्ट है जेंडर का, क्या अवधारणा है जेंडर।